नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 3 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। कपूर का हाल जानने के बहाने चली सियासी चाल, कांगड़ा के 8 पूर्व मंत्री विधायकों ने दिखाई एकता। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं ने सोमवार को सांसद किशन कपूर के निवास पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। एक साथ संसदीय क्षेत्र के 8 नेताओं के कपूर के निवास पर पहुंचकर फोटो खिंचवाने के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सांसद किशन कपूर पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन सोमवार को अचानक हुई इस कुशलक्षेम बैठक को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सियासी जानकारों की माने तो इनमें से अधिकतर कभी शांता खेमे में गिने जाते थे और सांसद किशन कपूर के पुराने मित्र भी हैं। इतना ही नहीं, पिछले सरकार व संगठन में भी कुछ लोग हाशिए पर रहे हैं और कुछ की टिकट कटने से लेकर विधानसभा क्षेत्र बदलने जैसे कई सियासी खेल पार्टी ने खेले हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इन नेताओं का एकता का संदेश आने वाले समय में कुछ न कुछ सियासी गुल खिला सकता है। हालांकि अभी चुनावों को समय है, लेकिन पार्टी हाईकमान से लेकर प्रदेश तक तैयारियां चुनावों के हिसाब से शुरू हो गई है। सांसद किशन कपूर पिछले 4 महीनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। दिल्ली स्थित एम्स में उनके गहन उपचार के उपरांत उनकी मेजर सर्जरी हुई है। ऐसे में कुशलक्षेम पूछने के लिए अन्य पदाधिकारियों के अलावा पूर्व मंत्री रमेश धवाला, पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, पूर्व विधायक विक्रम जरियाल, रविंद्र धीमान, जिया लाल, अरुण मेहरा, अर्जुन ठाकुर, प्रवीण शर्मा सहित अन्य नेताओं ने कपूर के निवास पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम पूछा। नेताओं पुलिस अफसरों के पैसे भी डूबे, नादौन के एक युवक पर करोड़ों की ठगी कर फरार होने का आरोप। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर चंद महीनों में पैसे डबल करने के चक्कर में न सिर्फ आम लोग फंसे हैं, बल्कि मंडी व कुल्लू जिला के नेता, अधिकारी और यहां तक बड़े बड़े व्यापारियों ने इस चक्कर में अपने लाखों गंवा दिए हैं। क्रिप्टो करेंसी के जालसाजों के चक्कर में फंसे मंडी व कुल्लू जिला के कई नेताओं से लेकर अधिकारी, बड़े व्यापारी, ठेकेदार, अध्यापक, पूर्व सैनिक भी शामिल है। कई बेरोजगार युवाओं और छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोगों ने तो उधार लेकर क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं। इन दोनों जिला में ही 50 करोड़ से अधिक की जालसाजी होने का अंदेशा है। अकेले सुंदरनगर में ही क्रिप्टो के नाम पर 15 करोड़ से अधिक ही जालसाजी हुई है। सुंदरनगर में नादौन के एक युवा ने वीआईपी अंदाज में सुंदरनगर के महंगे होटल में कमरा लेकर पहले कुछ लोगों को फंसाया, उनसे पैसे लगवाए और फिर कुछ समय में वापस भी कर दिए। इसके बाद इस युवा ने इनसे आगे और लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए कहा और बदले में इन्हें कमीशन भी दिया। जब सुंदरनगर शहर से लेकर डैहर और आसपास के अन्य कस्बों से 15 करोड़ रुपए तक की राशि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवा ली तो फिर आरोपी युवक फरार हो गया। आरोपी युवक का एक और गॉडफादर भी है। नादौन के इस युवक के कई बड़े नेताओं के साथ भी संबंध है। क्रिप्टो करेंसी में अपने लाखों डुबाने वाले अब इस युवक के नेताओं के संग लिए फोटो अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। इसी तरह सुंदरनगर में एक अन्य गिरोह ने भी करोड़ों की ठगी की है। इस चेन के भी आरोपी मंडी, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा से संबंधित हैं। यह सभी लोग अब लापता है। इसी तरह से मंडी सदर, सरकाघाट, नेरचौक और जोगिंद्रनगर में भी क्रिप्टो के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है। मंडी जिला में अब तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए जालसाजी की 4 एफआईआर दर्ज है,
जिसमें 3 बलह थाने और 1 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी में जमा है। कुल्लू सदर, बंजार, भुंतर और मनाली में भी करोड़ों की ठगी हुई है। इन आरोपियों की तलाश। मंडी जिला करोड़ों की ठगी को अंजाम देने के मुख्य आरोपियों में शामिल सुभाष, हेमराज, सुखदेव, अभिषेक, प्रवीण, रामकुमार, नीरज, अमित शर्मा और विजय सहित कुछ अन्य के नाम अब सामने आ रहे हैं। ये सभी लोग मंडी, हमीरपुर और ऊना जिला के हैं। इनमें से 2 आरोपियों हेमराज और सुखदेव को गुजरात में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। इन लोगों को ठगी का दोषी बता रहे हैं। लाखों गंवाकर अब सामने नहीं आ रहे लोग। क्रिप्टो करेंसी में बड़े स्तर पर मंडी व कुल्लू जिला से बड़े बड़े नाम वाले लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं, लेकिन यह बड़े चेहरे अब पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। साइबर क्राइम थाना मंडी के एएसपी मनमोहन ने बताया कि अब हर रोज कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर से शिकायतें आ रही है, लेकिन लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उद्योग जगत में बड़ा बदलाव लाएगा रोबोटिक्स, काम में आएगी तेजी, अब विदेशों पर नहीं होना पड़ेगा निर्भर। देश के बड़े उद्योगों में रोबोटिक्स सिस्टम के तहत कार्य जल्द शुरू होगा, जिसके चलते आईआईटी मंडी के स्टार्टअप ट्रैक में एक शानदार नेक्स्टअप रोबोटिक्स का मॉडल पहुंचा है। यह भारत का पहला नेक्स्टअप रोबोटिक्स है जो अपने डिजाइन पर आधारित है। यह आधुनिक मशीन पूरी तरह नोबल बेस्ड है। इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्थापित गया है। यह भारत की पहली ऐसी मशीन होगी जो भारतीय उद्योग जगत में बड़ा बदलाव लाएगी। नेक्स्टअप रोबोटिक्स 3 तरह के टास्क करता है, जिसके द्वारा 1-2 नहीं बल्कि 3 कार्य बड़ी सरलता से किए जा सकेंगे। रोबोटिक्स का पहला कार्य किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता ले जाना, दूसरा कार्य किसी बड़ी कंपनी में बैलेडक करने के साथ साथ पेटिंग का कार्य बखूबी करता है। रोबोटिक्स लगातार महीनों तक चलता रहेगा। इससे जहां किसी उत्पाद को तैयार करने में तेजी आएगी, वहीं कार्य में पूरी तरह पारदर्शिता रहेगी। गाजियाबाद, दिल्ली से फाउंडर कीरत सिंह, शुभम सिंह, धीरेन्द्र कुशवाहा सहित अन्य सदस्य हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक (HST) के 7वें संस्करण में मॉडल को प्रस्तुत किया है। फाउंडर कीरत सिंह ने बताया कि रोबोटिक्स के कार्य में सबसे उत्तम बात यह है कि कार्य में पूरी पारदर्शिता होगी। स्टार्टअप रोबोटिक्स को लोकतांत्रिक बनाने, हर निर्माता के हाथों को मजबूत करने, दुनिया भर के कारखाने के फर्श पर उत्पादकता बढ़ाने और मनुष्यों को नीरस, दोहराव या खतरनाक मैन्युअल कार्यों से मुक्त करने के मिशन पर है। नेक्स्टअप रोबोटिक्स स्वचालन के क्षेत्र में नवाचार के एक प्रतीक के रूप में उभरा है। HDM 19 लाख से तैयार हो जाएगा रोबोटिक्स सिस्टम। भारत में रोबोटिक्स सिस्टम को विदेशों से खरीदा जाता है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख से अधिक है, लेकिन भारत में जो रोबोटिक्स सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि उसकी कीमत का करीब 19 लाख रुपए है। स्टार्टअप में लाए गए रोबोटिक्स सिस्टम अवश्य पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। 665 बसों के साथ शुरू हुए सफर में आज 3,400 गाड़ी पा हर महीने 60 से 80 करोड़ तक कमाई। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपनी स्थापना की गोल्डन जुबली मनाई। खट्टी मीठी यादों के साथ 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की जगह हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का गठन किया गया था। जानकारी के मुताबिक पहले HRTC का नाम HGT यानी हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम फंक्शनिंग में आया था। उस दौरान उनके बेड़े में 665 बसें थीं और ये सभी बसें टाटा कंपनी की हुआ करती थीं।
आज एचआरटीसी के बेड़े में 3,400 लग्जरी, सुपर लग्जरी तथा सामान्य बसें हैं और आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें छोटे और बड़े कुल मिलाकर 2,900 रूटों पर लगातार दौड़ रही हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरकारी बसों में 27 ऐसी कैटेगरी है जिन्हें मुफ्त यात्रा अथवा यात्रा में कुछ छूट दी जाती है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री रखा गया है। पुलिस को भी फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा है, तो वहीं नौकरी पेशा महिलाओं को सिर्फ 15 दिन का ही किराया देना है, बाकी 15 दिन मुफ्त रखे गए हैं। कॉलेज, आईटीआई व मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाओं के बच्चों के लिए केवल 5 दिन का किराया ही महीने में रखा गया है, बाकी दिन निःशुल्क यात्रा सुविधा रखी गई है। इस प्रकार कुल 27 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको विशेष छूट अथवा फ्री रखा गया है। बावजूद इसके अथक मेहनत और खून पसीना बहाते हुए एचआरटीसी 60 से 80 करोड़ रुपए प्रति महीना की इनकम भी कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ेगी संख्या। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि प्रदूषण मुक्त परिवहन के तहत निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। उनका मानना है कि जिस दिन गोल्डन जुबली मनाई जाएगी उसी दिन पूरे देश के सरकारी परिवहन में हिमाचल प्रदेश का एचआरटीसी रोल मॉडल साबित होगा। सैलानियों की पहली पसंद एचआरटीसी। एचआरटीसी का चालक और परिचालक भारी तनाव और दबाव के बावजूद हंसते हुए अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन करता है। इस निगम में कुल 12,000 कर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 7,000 के आसपास पेंशनर्स भी हैं। एचआरटीसी के चालक और परिचालक ने निगम को कमाऊ पूत बना रखा है। यही बड़ी वजह है कि सुरक्षित और सुखद यात्रा के चलते हिमाचल में आने वाला पर्यटक एचआरटीसी की बस में सफर कर गर्व महसूस करता है। अब टाटा शोका लेलैंड की बसें। बेडफोर्ड अमेरिका बस के बाद हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर टाटा और लेलैंड का कब्जा होता चला गया। आज एचआरटीसी की बसें दिल्ली, जयपुर, टनकपुर, चंडीगढ़, देहरादून, पंजाब, अमृतसर के साथ साथ हिमाचल में स्पीति काजा 24/7 अपनी सेवाएं दे रही है। 1974 में जहां प्रदेश में गिने चुने ही बस अड्डे थे, वहीं आज पूरे प्रदेश में 60 से अधिक बढ़िपा और आधुनिक बस अड्डे बनाए गए हैं। जंगली जानवरों के संरक्षण को बढ़ाए कदम। प्रदेश में वन्य प्राणी विभाग 8 अक्टूबर तक मनाएगा वन्य प्राणी सप्ताह। प्रधान मुख्य अरण्यपाल और वन बल प्रमुख राजीव कुमार ने कहा है कि वन्य प्राणियों और वनों के संरक्षण के लिए मिलकर आगे आना चाहिए। वन्य प्राणी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जनमानस को वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। इस तरह के कार्यक्रमों से आप एक दिन जागरूक न होकर वर्ष दर वर्ष के लिए जागरूक होकर वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहें। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के संरक्षण को वन्य प्राणी विभाग ने कदम बढ़ा दिए हैं। वे सोमवार को वन्यजीव और हम कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सप्ताह भर चलने वाले प्रधान मुख्य अरण्यपाल और वन बल प्रमुख कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग अनिल ठाकुर ने कार्यक्रम के मुख्यातिथि और विभिन्न स्कूल कॉलेज से आए विद्यार्थियों और अध्यापकों का स्वागत किया। प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह सोमवार से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, नारा लेखन, फोटोग्राफी प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए विषय विकास और वन्यजीव मार्ग तय किया गया है। इस मौके पर राइजर समूह की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह विषय पर आधारित समूह गान और लघु नाटक प्रस्तुत किया।
इस मौके पर राजीव कुमार ने साइकिल रैली और पक्षी प्रशिक्षु विद्यार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अरण्यपाल पुष्पेंद्र राणा, उपअरण्यपाल एन रविशंकर, वन परिक्षेत्र अधिकारी गणपत वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी हुकम ठाकुर, सह आचार्य कार्तिक चौहान, राजेश आजाद, मीना संख्यान और सहायक आचार्य अमित शर्मा उपस्थित थे। एक सोनोमोरफ ऐप को फोन से हटाएं, डाटा चोरी और बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दे रहे एंड्रॉयड मालवेयर। गूगल प्ले स्टोर पर एक खतरनाक ऐप की पहचान हुई है। अगर आपने एक सोनोमोरफ ऐप को डाउनलोड किया है तो तुरंत फोन से इस ऐप को डिलीट कर दें, वरना यह आपके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को ट्रैक करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। इंटरनेट ने हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया है। शॉपिंग करनी हो या फिर किसी को पेमेंट करना हो, घर बैठे बैठे पल भर में ये काम हो जाते हैं। कहीं जाने के लिए टिकट रिजर्व करनी हो या फिर होटल का कमरा बुक करना हो, अब धक्के खाने की जरूरत नहीं होती। मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ये काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं, लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ धोखाधड़ी के मामले भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं। अब इंटरनेट फ्रॉड के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अपराधी आपके घर में आए बिना ही मीलों दूर बैठे बैठे ही आपके पैसे हड़प कर लेते हैं। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। तमाम ऐसी एप्लीकेशंस आ गई है जो एक क्लिक में आपका सारा डेटा या बैंक खाते में रखा पैसा चुरा लेती है। बताया जा रहा है कि थ्रेट फैब्रिक ने एंड्रॉयड फोन में बैकिंग ट्रोजन एक सोनोमोरफ को ट्रैक किया है। यह एक एंड्रॉयड मालवेयर है जो कि बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम देता है। यह यूजर्स का डाटा चोरी करता है। एक सोनोमोरफ एक बार आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद यह आपके फोन और मॉनिटर की हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। उधर एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि साइबर ठग एंड्रॉयड मालवेयर ऐप के जरिए लोगों को ठगी की शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की ऐप्स अगर आपके पास है तो इन्हें तुरंत हटा दे और भविष्य में कभी भी ऐसी कोई ऐप को इंस्टॉल न करें जिसकी जरूरत न हो। मनाली लेह सड़क तीसरे दिन भी बंद, बर्फबारी से थमे पहिए, हिमपात में फंसे सैलानी रेस्क्यू। पिछले 2 दिनों से लाहौल स्पीति की चोटियों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों के साथ मनाली लेह मार्ग में स्थित रोहतांग, बारालाचा, लाचुंगला और शिंकुला दर्रा में भी हिमपात जारी है। बर्फबारी के कारण मनाली लेह मार्ग 30 सितंबर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। सोमवार को लाहौल स्पीति की चोटियों में फिर हिमपात हुआ। घाटी में पारा लुढ़कने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। घाटी के ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों के साथ दर्रों में सुबह शाम पानी जमने लगा है। रविवार रात दारचा और सरचू के बीच फंसे पर्यटकों को बीआरओ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। लाहौल की घेपन, सेवन सिस्टर व ड्रिल्बू समेत कई चोटियां बर्फ से ढक गई है। तापमान गिरने के कारण नकदी फसलों के ग्रोथ में असर देखने को मिल रहा है। बीआरओ 70 आरसीसी के ऑफिसर कमांडिंग मेजर रवि शंकर ने बताया कि बर्फबारी के कारण मनाली लेह मार्ग ट्रैफिक के लिए बंद है। उन्होंने बताया कि रविवार को दारचा और सरचू के बीच फंसे कई पर्यटक वाहनों को बीआरओ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच सड़क पर ट्रैफिक जारी है। प्रदेश में 6 दिन साफ रहेगा मौसम, 8 अक्टूबर तक बारिश के आसार नहीं, सुबह शाम बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूरे प्रदेश में 8 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहने की आशंका है।
प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हालांकि दिन के समय कई मैदानी भागों में तापमान 30 डिग्री से पार पहुंच रहा है। जानकारी के अनुसार मानसून सीजन में 24 जून से 1 अक्टूबर तक 503 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल 519 घायल हुए हैं। इनमें से 199 की सड़क हादसों में मौत हो गई। राज्य में 2,941 घर पूरी तरह ढह गए व 12,302 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 421 दुकानों व 7,247 गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। मानसून सीजन के दौरान अब तक 9,711.95 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। अब तक राज्य में भूस्खलन की 169 और अचानक बाढ़ की 72 घटनाएं सामने आई हैं। अधिकतम तापमान शिमला 23.4, बिलासपुर 32.8, चंबा 26.2, भुंतर 31.0, केलांग 13.1, भरमौर 27.7, कांगड़ा 28.6, सुंदरनगर 30.5, मंडी 30.8, बरठीन 30.4, सोलन 27.5, रिकांगपिओ 24.3 और धौलाकुआ में 33.5 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शिमला 14.1, सुंदरनगर 17.7, भुंतर 15.9, कल्पा 7.8, धर्मशाला 17.2, ऊना 17.2, नाहन 20.1, केलांग 5.6, पालमपुर 15.5, सोलन 15.6, मनाली 12.1, कांगड़ा 19.8, मंडी 16.6, बिलासपुर 21.4, चंबा 18.0, डलहौजी 14.0, जुब्बड़हट्टी 17.5, कुफरी 12.8, कुकुमसेरी 6.3, नारकंडा 11.6, रिकांगपिओ 11.9, धौलाकुआं 22.8, बरठीन 19.0, मशोबरा 14.4, सराहन 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महिलाओं की आवाज बुलंद करेगी इंटक। प्रदेश कार्यकारिणी ने कई अहम मसलों पर किया मंथन। धर्मशाला महाविद्यालय सभागार में इंटक के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में महिलाओं से जुड़े कई अहम मसलों पर मंथन किया। इस अहम बैठक में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान इंटक महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सारिका कटोच ने कहा कि प्रदेश भर के 10 जिलों की कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है तथा 2 जिलों की कार्यकारिणी का गठन जल्द ही किया जाएगा। इंटक का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना है तथा इस मुहिम से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा है, जिससे महिलाओं की आवाज बुलंद की जाए। उन्होंने कहा कि इंटक महिला प्रकोष्ठ जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 11 बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन देगा। जिन महिलाओं की आय का साधन सीमित है, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं है, किसी अन्य आर्थिक संकट के स्वरूप यदि कोई महिला डिपो का राशन या स्कूल फीस के पैसे नहीं दे पाती, तब उनका राशन न रोकने लिए डिपो धारकों को निर्देश दिए जाएं तथा स्कूल वालों को भी निर्देश दिए जाएं कि वे फीस का दबाव न बनाएं। ऐसा पंचायत या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित सत्यापित हो। प्रदेश के प्रमुख पर्यटक व औद्योगिक स्थानों में रात्रि के समय शटल बस सेवा लगाई जाए। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र ने कहा कि वह पूरी तरह से आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों के पक्ष में है तथा वह मुख्यमंत्री से उनके सेवा विस्तार के लिए आवश्यक बात करेंगे। उन्होंने कहा इसी तरह से जलरक्षक संघ, बिजली बोर्ड व टैक्सी ऑपरेटर की समस्याएं भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी।
हिमाचल के वरिष्ठ युवा उद्यमियों को सम्मान। लघु उद्योग संघ हिमाचल चैप्टर ने अपने स्थापना दिवस पर प्रदेश के वरिष्ठ और युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के चेयरमैन विचित्र सिंह पटियाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीबीएन उद्योग संघ के संगठन मंत्री मुकेश जैन, हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन सतीश सिंघल, एफआईआई के प्रदेशाध्यक्ष चिरंजीव ठाकुर व नालागढ़ उद्योग संघ की प्रधान अर्चना त्यागी ने शिरकत की। लघु उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणा ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्व पीएम अटल बिहारी ने पैकेज नहीं दिया था, उससे पहले प्रदेश में चुनिंदा उद्योग थे जो कि बगैर किसी अनुदान के यहाँ स्थापित थे। इन लोगों को रोजगार व औद्योगिक विकास में अहम योगदान रहा है और आज भी ये लोग हिमाचल प्रदेश में अपना कारखाना चला रहे हैं। अर्चना त्यागी ने कहा कि यह लोग हमारे लिए किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं है और बीबीएन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। विभिन्न उद्योग संगठनों के अध्यक्षों ने वरिष्ठ उद्यमियों और लघु उद्योग संघ ने हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बीबीएन उद्योग संघ के संगठन मंत्री मुकेश जैन व एचडीएमए के चेयरमैन ने कहा कि हमें ऐसे युवाओं को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है। चिरंजीव ठाकुर ने कहा कि ये वे युवा हैं जो कि अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद और एक दो विषय में विशेषज्ञ होने के बाद सरकार से नौकरी मांगने नहीं गए और न ही इन्होंने बेरोजगारी का रोना रोया। राजीव कंसल ने कहा कि हमें ऐसे युवाओं को प्रेरित करना चाहिए जो कि समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। इस अवसर पर लीगल एडवाइजर संदीप कुमार सचदेवा व हिमाचल कल्याण सभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलवीर जम्वाल भी हाजिर थे। रामायण और सनातन का ज्ञान हासिल कर लौटे राहुल गांधी 45 मिनट तक मंदिर के संचालक बाबा अमरदेव से की बात। रामायण की यह चौपाई और इसके सार को राहुल गांधी हिमाचल से अपने साथ ले गए हैं। रामलोक मंदिर में बिताए करीब 45 मिनट में राहुल गांधी ने रामायण और सनातन धर्म पर विशेष चर्चा की। सोमवार सुबह ठीक 7:30 बजे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रामलोक मंदिर पहुंचे। बेहद सादे अंदाज में रामलोक पहुंचे गांधी परिवार ने रामलोक और नागलोक मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान राहुल गांधी रामलोक मंदिर के संचालक बाबा अमरदेव से रामायण पर लगातार चर्चा करते रहे। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म पर भी कई अहम विषयों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की है। नागलोक के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी चंडीगढ़ और उसके बाद स्वर्ण मंदिर अमृतसर में शीश नवाने भी पहुंचे। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों शिमला वापस लौट आई हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को शिमला आई थी, जबकि राहुल गांधी अपनी मां और बहन का हाल जानने पहुंचे थे। सुबह करीब 7 बजे बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तीनों कांग्रेस दिग्गज शिमला से चंडीगढ़ के लिए निकले और यहां रामलोक मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी चंडीगढ़ चले गए। गौरतलब है कि नागलोक मंदिर की स्थापना के समय ही मंदिर के संचालक बाबा अमरदेव ने सोनिया गांधी को मूर्ति स्थापित करने और पूर्णाहुति में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उस समय प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से उनका यह दौरा पूरा नहीं हो पाया। मंदिर के संचालक बाबा अमरदेव ने बताया कि करीब 7:30 बजे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ मंदिर दर्शन को पहुंचे थे। इस दौरान तीनों ने करीब 45 मिनट तक मंदिर में रुककर रामलोक और नागलोक में माथा टेका। 1.25 करोड़ ईंटों से बना है नागलोक, हफ्ते में 3 दिन खुलता है मंदिर।
शिमला सोलन की सीमा पर बसे रामलोक मंदिर में नागलोक की स्थापना की गई है। इस मंदिर को भव्य महल की शक्ल में तैयार किया गया है। नागलोक मंदिर को बनाने में 1.25 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 450 फुट है। यहाँ 8 कुल और 26 जातियों के नाग सहित नागकुल की महारानी की स्थापना शेषनाग के साथ की गई है। मंदिर में एक गुप्त तहखाना भी बनाया गया है। करीब 50 फुट गहराई वाले इस तहखाने में लोगों के अर्पित सोने और चांदी के नाग जमा किए जाएंगे। नागलोक के दर्शन सप्ताह में 3 दिन किए जा सकते हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा ले नौजवान। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल और सीएम ने सोमवार को शिमला के रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने उनकी सत्यनिष्ठा, सादगी और भारतीय परंपराओं के साथ गहरे जुड़ाव की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में गांधी जी की अहिंसा के प्रति गहरी निष्ठा पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी लोगों को गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अपने जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके उपरांत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सीटीओ चौक में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस संजय अवस्थी, हरीश जनार्था, सुरेंद्र चौहान, उमा कौशल, विवेक भाटिया, उपायुक्त आदित्य नेगी, राजीव शर्मा, भूपेंद्र कुमार अत्री आदि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे शास्त्री। राज्यपाल ने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी अखंडता, मानवता और सादगी के पक्षधर थे, जिस कारण वे सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में अनाज की कमी थी, तब शास्त्री जी ने लोगों को आत्मनिर्भरता के प्रति प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी सादगी का उत्कृष्ट उदाहरण थे, जिन्होंने देश को कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत और भजन प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस ने ली अहिंसा एकता अखंडता की शपथ। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग पर चल देश की एकता व अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई। आज पूरा विश्व गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण कर रहा है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा यातनाएं देने के बावजूद महात्मा गांधी ने अहिंसा के पथ पर चलकर ही देश की आजादी के लिए अनेकों आंदोलन चलाए। विदेशी हुकूमत की दमनकारी नीतियों व अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया और देश की जनता को संगठित कर आजादी के आंदोलन को तब तक जारी रखा, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ।
इस अवसर पर वक्ताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आनंद कौशल, महासचिव अमित पाल सिंह, देवेंद्र बुशहरी, यशपाल तनाइक, अनिता वर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष अनुराग शर्मा, प्रदेश कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट, चंद्रमोहन ठाकुर, भूपेंद्र कंवर, सुरेश नागटा, बलदेव ठाकुर, इंद्रजीत सिंह, रवि चौहान, प्रदेश प्रवक्ता एस जोगता के अतिरिक्त शशि शेखर चिन्नू, वरुण चंदेल, डा मोहन झारटा, डा मस्तराम शर्मा, रामकृष्ण राणा, वीरेंद्र बाष्टू, सैन राम नेगी, अनूप शर्मा, भूपेंद्र कौशल, बलदेव ठाकुर, बिट्टू, महेश ठाकुर, दिनेश चोपड़ा, अनिल चौहान, सतपाल, बृंदा सिंह, प्रभा वर्मा, कृष्णा कुमारी, रुमा शर्मा, उषा, डिम्पल, लोकेश्वरी, उमा, निर्मल, सुदेशा भाटिया, बबली सल्होत्रा, बनिता मौजूद रहे। धान खरीद के लिए कल से खुलेंगे केंद्र। 1154 किसानों ने करवाया पंजीकरण, 430 टोकन जारी। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए 6 धान खरीद केंद्र मंगलवार से खुलेंगे। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए सोमवार शाम तक 1154 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 2203 रुपये प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। सोमवार शाम तक किसानों को 430 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। प्रदेश में धान खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों में 3 अक्टूबर से धान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा जिला कांगड़ा, धौला कुमा, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड तकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। कोविड स्टाफ की सेवाएं समाप्त होने पर भड़की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बिंदल ने घेरी कांग्रेस। कोविड स्टाफ की सेवाएं समाप्त होने पर भाजपा ने सरकार पर हमला किया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बजाय बेरोजगार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को झूठी गारंटियां दी। अब सरकार सत्ता में आने के बाद उन गारंटियों को भूल गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्ति के लिए बेरोजगार युवकों को झूठी गारंटियां दी। घर घर में जाकर घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में 67,000 पद खाली हैं और 33,000 पद हम नए सृजित करेंगे। इस प्रकार 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देंगे। डा बिंदल ने कहा कि 1 साल होने को आया है, 1 लाख तो क्या एक नौकरी भी वर्तमान कांग्रेस सरकार ने नहीं दी और गांधी जयंती पर 1850 नौकरियां छीन ली गईं। शराब के नशे में टल्ली युवकों ने मचाया हुड़दंग, राजा का तालाब में राहगीरों को बकी गालियां। नूरपुर जिला पुलिस ने राजा का तालाब के समीप गनों में शराब के नशे में धुत 2 युवकों को हुड़दंग मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना नूरपुर को सूचना दी गई कि गनों में 2 युवकों ने हुड़दंग मचा रखा है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि 2 युवक नशे की हालत में धुत थे और गाली गलौज कर रहे थे। आने जाने वाले लोगों से बदतमीजी व लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। आरोपियों ने पुलिस टीम को देख सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स और पत्थरों को भी सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा काफी समझाया गया, लेकिन दोनों युवक समझने को तैयार नहीं थे
जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि गनों से 2 युवकों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है, जो नशे की हालत में राहगीरों को गाली गलौज करते हुए पाए गए हैं। आरोपियों की पहचान सौरभ पठानिया 21 निवासी तलाड़ा व मलकियत सिंह 22 निवासी भुगनाड़ा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पैदल चल रहे 2 युवक नाके पर पुलिस देख घबरा गए, जब तलाशी ली तो निकली चरस। सुंदरनगर के तहत पुलिस चौकी सलापड़ के कर्मियों ने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर जडोल में 2 युवकों को 628 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम नियमित पेट्रोलिंग पर थी और जडोल में प्राकृतिक स्रोत के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पैदल चल रहे 2 युवक पुलिस को देख घबरा गए, जिन्हें पुलिस ने रोककर जब जांच की तो उनसे पास से 628 ग्राम चरस बरामद हुई। पकड़े गए युवकों की पहचान निशांत कुमार उम्र 20 वर्ष गांव वडाकघर हटली और अनिकेत शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी थाथू तहसील बंगाणा जिला ऊना के रूप में हुई है। पुलिस दोनों युवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रही है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि दोनों युवकों को सोमवार को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।